बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन्ने एजाज जेके स्पेशल लेके हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आज कश्मीर में एनकाउंटर की खबर सुबह सुबह आई और बताया गया कि बडगाम के वतरल के इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है। दौरान शब यहाँ पे फौज और फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली और उसके बाद फौज ने इलाके को कॉर्डन में लिया, जिस दौरान गोलियों का तबादला हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट भी आया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि इस एनकाउंटर के दौरान उन्हें 3 मिलिटेंटों की यहाँ मौजूदगी की खबर है, जिनमें से एक लतीफ़ राथर है और उसके साथ साथ 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी हैं। लतीफ़ राथर के बारे में पुलिस ने अपने ट्वीट या अपने पुलिस ज़राए ने बताया कि पिछले दिनों जो बडगाम के इलाके में हालात पेश आए थे उनके पीछे लतीफ़ राथर ही था और लतीफ़ राथर मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था और काफ़ी वक्त जेल रहने के साथ साथ वो पिछले ही दिनों या इसी साल ही जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद उसने दोबारा मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। बडगाम में आखिरी खबरें मिलने के मुताबिक और पुलिस के ट्वीट के मुताबिक तीनों डेड बॉडीज़ जो हैं, मिलिटेंट्स की तीनों डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिट्रीव यानी हासिल की जा चुकी हैं, लेकिन शिनाख्त का काम अभी बाकी है। क्या है बडगाम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल? मेरे साथी ज़हूर अहमद हमें बडगाम से बराह रास्त में लाइव नशरियात में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हूर। आप बताइए क्या है ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इस वक्त एनकाउंटर की? क्या एनकाउंटर ख़त्म मुकम्मल हो चुका है? अनुकूल हुआ क्योंकि ये सटा हुआ इलाका था जो वतरेहल मुकाम है, ये थोड़ा निचली सतह में जो इसकी जमीन है। और आपको बताते चलिए कल ही जो ये इस पे घेरा हुआ था 10 बजे करीबन और फिर 3 बजे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो है 4:30 बजे वहां से जहां पर जो मुश्तबा मिलिटेंट छुपे हुए थे वहां से गोलियों की आवाजें आई और यहाँ से फिर रिटायलेट गया और फिर बहरहाल दिन भर गोलियां चलती रही करीबन 2 बजे तक। और 2 बजे तक जब ये आवाजें थमी और फिर उसके बाद जो एक आईडी धमाका हुआ 4 बजे के करीबन, तो फिर 5 बजे ये पता चला कि 3 जो मिलिटेंट अंदर छुपे थे और उनके साथ जो लतीफ राथर बाजीपोरा इलाके का जो एक्टिव था और जिसपे सर पे जो है राहुल भट्ट जो कि एक माइग्रेंट पंडित जो रेवेन्यू में काम करता था चोड़रा में, उसका जो और अरमीन भट्ट जो एक ड्रामा आर्टिस्ट थी, उन दोनों का जो है खून का इल्जाम उसके सर पे था। जी सर, आप जरा जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले साबका आईजी और आज के एडीजीपी मिस्टर विजय कुमार मीडिया को ब्रीफ करें, जरा देखते हैं क्या बता रहे वो। लश्कर के 3 टेररिस्ट में एसोसिएशन नगर को एक इनपुट मिला था कि बतरहल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ऑडियो में छिपे हुए, जिसमें कि लतीफ राथर भी है जो बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, खासकर अमीन भट्ट में, राहुल भट्ट के किलिंग में और पुलिस वालों की किलिंग में। तो जब आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन लाते हैं, रात में 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई और रात में चूंकि अंधेरा था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। अभी ऑपरेशन मॉर्निंग में रिज्यूम हो गया, जिसमें 3 टेररिस्ट लश्कर तैयबा के मारे गए। अभी बॉडी को नीचे लाया जा रहा है, उनके घर वाले बुलाएंगे, फाइनल इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कितनी बड़ी काबिल है? ऑब्वियसली पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत काबिल, खास आवाम के लिए बहुत काबिल है, क्योंकि ज्यादा ये सिविलियन किलिंग। और हालिया एडीजीपी विजय कुमार हमारे साथी से वहां पे बात करे थे। आप ज़हूर हमसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है? क्या इनकाउंटर ख़त्म हो चुका है? इलाके में जो तनाव है वो ख़त्म, वो किसी हद तक नॉर्मल हुआ है और किस तरह की सिचुएशन इस वक्त है इलाके में? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो सुजीत कुमार जो सेंट्रल डीआईजी हैं, उनका यही कहना था कि दिन भर जो यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे जो कि हॉस्टेज थे उस मकान में, उनको निकालने के इंतजाम किया जा रहा था। तो इसी वक्त इसमें जो है ये वक्त लगा इसको ऑपरेशन को चलाने में। और अगर हम देखें तो इस वक्त पूरा मुकम्मल जो है ऑपरेशन खत्म हुआ है और एक ही आइडेंटिटी हुई है जो कि लतीफ राथर बाजीपोरा का जो है एलटी का मिलिटेंट, उसकी शिनाख्त हुई है। बाद में पता चले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद बडगाम से, मौके की जगह से जहां पे वतरेल बडगाम में इनकाउंटर। और इस इनकाउंटर के बारे में आपको बताएं, दौरान शब ही
ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और इस दौरान शब बताया गया कि लतीफ़ राथर और पुलिस ने बताया, पुलिस ने कल शाम से ये बताना शुरू किया कि बडगाम के इलाके में जो कश्मीरी माइग्रेंट का राहुल पंडित का जो मर्डर हुआ था, उसके साथ अमरीन भट्ट का जो कत्ल हुआ था, उनमें इसी का हाथ था और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया। 2 और इसके साथ मारे जा चुके हैं, ये पुलिस कहती है 3 डेड बॉडीज। इन 2 के बारे में पहले ही पुलिस ने बताया था या पुलिस ज़राया ने बताया था कि ये पाकिस्तानी हैं। अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हुई है कि क्या वाकई वो पाकिस्तानी हैं या कोई और लोकल है। आखिरी खबरें मिलने तक सिचुएशन जो है, तनाव जो है वो साफ ज़ाहिर इलाके में मौजूद रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें ये बडगाम की सूरत, लेकिन पुलवामा में सुबह सुबह एक बड़ी जो सिचुएशन है वो देखने को मिली थी। पुलवामा में आज सुबह सुबह पुलिस ने दावा किया कि 25 से 30 किलो वजनी आईडी को उन्होंने फटने से पहले ही नाकारा बनाया, दरामद किया। पुलिस के आईजी ने सुबह ट्वीट किया कि सर्कुलर रोड पुलवामा में टहाब के नज़दीक, टहाब क्रॉसिंग के नज़दीक पुलिस को आज सुबह खुसूसी इनपुट्स मिलने के बाद एक आईडी पुलिस ने बरामद की जो रोड ओपनिंग पार्टी थी और उस आईडी के फटने से पहले ही नाकारा बनाया गया। पुलिस ने बताया कि अगर इसको वक्त से पहले या पुलिस की इस पर नज़र नहीं पड़ती तो ये बड़े हादसे की, बड़े नुकसान की वजह बन सकती थी। ये पुलवामा का हाल है। आपको बताएं ये दूसरी बार है लगभग पिछले 20 दिनों में जब इस तरह के वाक़ात जो हैं, आईडीज़ प्लांट करने के वाक़ात जो हैं वो पुलवामा में देखे गए हैं। अब ये आईडी किसकी थी, क्या थी, उसके बारे में कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी है। और नाज़रीन अब ज़रा सियासत की बात करें। सियासत में दुनिया का नहीं कहेंगे लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा उतार चढ़ाव हमने इस हफ्ते देखा। बिहार की सरकार में, बिहार में बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की सरकार थी और नीतीश कुमार ने कल बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी से अलायदगी इख्तियार की। बीजेपी के साथ रहते हुए वो वज़ीर आला थे, सपोर्ट उनको बीजेपी का था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी से किसी नेता ने, किसी लीडर ने अलायदगी इख्तियार की। और कल उन्होंने दूसरी जमातों यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिल के नई सरकार बनाने का ऐलान भी किया। बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने कल कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू सरकार का इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर को सौंपा और उसके बाद उन्हें साथ में ये भी सौंपा कि वो नई सरकार बना रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर और उसमें उनको अब सपोर्ट जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का मिला गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से लगभग वो 150 से ज़्यादा मेम्बरान हैं और अच्छी खासी जो बहुमत है, अच्छी खासी तादाद उनकी है असम्बली में है, तो उसको लेकर अब उन्होंने सरकार बनाई है और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है और इस पे सियासी हलकों में बड़ी बातें भी की जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया। महबूबा मुफ्ती की ट्वीट में मुबारकबादी नीतीश कुमार को थी और तेजस्वी यादव को भी। तेजस्वी यादव आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के बेटे ने जिस तरह से बिहार में सरकार को या पार्टी को जिस तरह से स्ट्रांग या जिस पोजीशन पे ला खड़ा किया है वो वही कर सकता है उस सिचुएशन में। और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में हालात, सियासत और सब कुछ बयान करते हुए जहां एक तरफ से नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी, वहीं कुछ बीजेपी को भी सुनाया। अब जरा कश्मीर के एक और पहलू आपको बताते चले। दौरान शब बड़ी ज़बरदस्त खबर आई। खबर ये आई कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में 1 लाख के करीब तलबा का डाटा जो है वो हैक हो चुका है और डाटा के हैक होने के बाद लोगों के कान खड़े हुए, वालिदैन के कान खड़े हुए, बच्चों के कान खड़े हुए, सब परेशान हो गए कि आखिर ये डाटा वगैरह जो हैकर है वो कैसे ले गए हैं, क्या किया है। और साफ जाहिर है इससे परेशानी की वजह हो सकती थी। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से अपनी जानकारी दी और ये भी बताया, क्योंकि कल शाम को जो खबर चली थी उसमें बताया गया था कि ये जो डाटा हैक हुआ है इसमें कुछ शायद तरमीम भी की गई होंगी या यूं कहीं तो ओवर राइट किया गया होगा, ओवर राइटिंग की गई होगी, किसी के डाटा को किसी के साथ जो मिलाया गया होगा, अब रिट्रीव जब किया जाएगा डाटा। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के तर्जमान ने आज बताया कि जो ये डाटा हैकिंग हुई है उसका तजिया किया जा रहा है और इब्तदाई तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बताया कि इब्तदाई तौर पर उन्हें मालूम हो रहा है कि डाटा में कोई हेर फेर नहीं किया गया है और इस डाटा का जो अब रिट्रीव किया गया है अपना जो अकाउंट कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसमें वो गहराई से उसका तजिया कर रहे हैं और इसके हवाले से कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आ गई थी कल शाम को, परेशान कुन खबर थी और इसमें शायद कहीं न कहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी को इस मामले में तहकीकात, सरकार को भी तहकीकात करनी चाहिए कि ये 1 लाख से ज़ायद बच्चों का ये जो डाटा है ये कौन ले गया, किस लिए ले गया और किया क्या इससे, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। इसके कई नताइज जो हैं आने
वाले वक्त में निकल भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस डाटा के हैक करने से या डाटा में तरमीम करने से अगर हो सकता है जिसने डाटा हैक किया होगा, अगर उनने उसमें कुछ ओवर राइटिंग की हो, किसी फेल को पास, किसी पास को फेल, किसी को कितने मार्क्स बढ़ा दिए हों, ये सब कुछ गहराई से सोचना समझना पड़ेगा और पूरी तरह से इसका जो डाटा जो आज रिट्रीव किया है कश्मीर उसने, उस पर उन्हें नज़र रखनी होगी। लेकिन एक और नज़र हमारी भी है, ये नज़र सबकी है, कश्मीर में रहने वाले हर शख्स की नज़र ठीक उस दिन से इस पे है जिस दिन से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके फ़ौरन बाद खबरें चलने लगी, मीडिया पे बहस होने लगी, सोशल मीडिया बताया जाने लगा, कुछ अखबारों ने इदारे भी लिखे और लिखते लिखते ये भी लिखा कि इस साल तो चुनाव होंगे। लेकिन क्या वाकई में चुनाव इस साल होंगे, ये बड़ा सवाल था। कई सियासी तजिया निगार अपनी अपनी राय देते हुए ये बता रहे थे कि आखिर चुनाव करेगा कौन, क्यों करेगा, फ़ायदा क्या है, क्योंकि हर किसी चीज़ का फ़ायदा पहले समझा जाता है, देखने की कोशिश की जाती है कि फ़ायदा कितना है, कितना नुकसान है और फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, ये समझते हुए अक्सर सियासी जो तजिया निगारें वो इस पर अपनी राय दे रहे थे। और माना ये भी जा रहा था, कुछ सियासी हल्के ये भी होते हैं कि इंतखाबात होंगे और इस साल के आखिर तक इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में इंतखाबात होंगे? शायद इस साल नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख लगा दी है। और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू था इसका, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो अपनी वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने के हवाले से जो रिव्यू रखा था, वो पहले तारीख थी 31 अक्टूबर की, अब उसको 25 नवंबर तक बढ़ाया गया है। ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो नज़रें थी कि इंतखाबात होंगे, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने अपने बयान में या अपने हुक्मनामे में बताया है कि अब जो हतमी शक्ल जो वोटर लिस्टों की है उसमें जो एक माह यानी लगभग 25 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को जो मुकम्मल होने वाली थी, अब वो 25 नवंबर को तक बढ़ा दी गई है, यानी एक महीने का लगभग उसमें 25 दिनों की उसमें तौसी की गई है। तो नवंबर में लिस्ट मुरतब होगी। नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों से मिलेगा, सियासी जमातों से मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा। तो मिलते मिलते माना जा रहा है कि नवंबर का महीना इलेक्शन कमीशन, अगर इंतखाबात कराने हो तो इलेक्शन कमीशन का दौरे जम्मू कश्मीर, और दौरे जम्मू कश्मीर के बाद इलेक्शन कमिश्नर वापस जाएगा। तो साफ जाहिर है तब तक बर्फ़ पड़ी होगी, बारिशें हुई होंगी, मौसम ख़राब होगा, वोटर निकल नहीं सकेगा, सियासी जमातें मुजलसे नहीं कर सकेंगे। तो फिर इंतखाबात क्या होंगे या नहीं होंगे? तजिया या हालात बता रहे कि इस साल तो माफ़ रखिएगा, क्योंकि इस साल अब नवंबर के बाद हालात मैं मौसमी हालात की बात करूं, मौसम के हालात इजाज़त नहीं देंगे। और फिर साफ जाहिर है इलेक्शन कमीशन इन हालात पे भी नज़र रखेगा, और नज़र रखने के बाद माना यह जा रहा है जब नज़र रखी जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे इंतखाबात के लिए अगले साल की पर नज़र रखी जाएगी। तो अगले साल इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे वो अगले साल पे ही देखा जाएगा। लेकिन इस साल के हवाले से आज माना यही जा रहा है कि इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, इसी तरह से अंदाज़ा है। लेकिन बात बड़े लोगों की, उनकी मर्ज़ी, हो सकता है कर भी जाए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं उनमें यही माना जा रहा है कि इंतखाबात के लिए इस साल के लिए टाटा बाय बाय, अगले साल पे नज़र रखेंगे। और अब ज़रा हम दूसरे पहलू पर चलेंगे, ये सियासत का पहलू है। और दिल्ली से लेकर मुल्क में जो हालात हैं उन हालात पे कांग्रेस वाविला करती हुई लगातार नज़र आ रही है। और आज भी कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में वाविला करती नज़र आई। महंगाई मार गई, गैस बढ़ गया, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस रियासती कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर जी ए मीर की सरबराही में पद यात्रा, जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पद यात्रा, और इस पद यात्रा के दौरान जी ए मीर ने अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया, रैलीज भी की, और लोगों को जम्मू कश्मीर के हालात भी बताते हुए ये भी बता डाला कि बीजेपी वाले क्या फेंकेंगे। बीजेपी वाले तो हमेशा फेंकते रहते हैं, मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए बीजेपी वालों ने कभी काम ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। जब मुल्क को आज़ाद करने के लिए कांग्रेस लड़ रही थी बकौल जी ए मीर, तब बीजेपी वाले अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे। जिस तरह कश्मीर में इख्वान है, इसी तरह उस वक़्त कांग्रेस वाले जो थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए थे। और जब उस बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए जे मीर ने बताया कि जन सिंह का जो हेडक्वार्टर कानपुर में है, नागपुर में है, 50 साल तक तो उन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ नहीं लहराया, आज ये तिरंगे की बात करते हैं। भारत को अगर तिरंगा दिया है, भारत को अगर कुछ मिला है तो वो कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस
आज जो बीजेपी लोगों को तिरंगा लहराने का मशवरा देती है, तिरंगा यात्रा निकालती है, उन्हें चाहिए कि वो पहले साफ करें 50 साल तक खामोश क्यों रहे, मुल्क को आज़ादी दी। और जम्मू में भी कांग्रेस के लीडरान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे इसी तरह की रैलीज निकाली। रमन बल्ला की सरबराही में जम्मू में आज कांग्रेस ने रैलीज निकाली और मामला कांग्रेस ने आज बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बात एक ही कर रहे थे कि बीजेपी ने मुल्क को दिया क्या है। जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे। तो क्या बताया, ज़रा दिखाते आपको। उनके पूर्वजों ने जो उनके पीछे बुनियाद है वो आरएसएस की है, जनसंघ की है, और ये वही जमात है जिन्होंने न तो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, वो तो जब कांग्रेस भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, शहादत दे रहा था, तब भाजपा और तब के जनसंघी अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ, आईन बना और झंडा हुआ, हमारा तिरंगा झंडा बना, और उसके बाद जनसंघ ने 52 साल तक सन 2000 तक उन्होंने इस नेशनल फ्लैग को न इस्तेमाल किया, न इसको हाथ लगाया, न इसको रेस्पेक्ट किया। इसलिए आज जो मरकजी सरकार है उनको पता है कि हमारी बुनियाद जनसंघ से है, और आज जो वो घर घर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उन्हीं जनसंघियों को ये कह रहे हैं कि अब कम से कम 70 साल के बाद झंडा तो लहरा दो। बाकी जो हम लोग हैं, हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमने देश को आगे बढ़ाया, तरक्की की रास्ते पर लाया, आईन दिया, और ये झंडा हमने दिया। और देश हमारा, आईन हमारा, झंडा हमारा, हमारा तो हमेशा से इस झंडे के प्रति रेस्पेक्ट रहा है। और जिन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, ये अपील उनको करनी चाहिए जिन्होंने 52 साल तक झंडे को लहराए नहीं। आज हिंदुस्तान में बुलंदियों पर जा रहा है, उसमें से कांग्रेस की देना। 2014 में जहां पे उन नेताओं ने देश की संपत्ति बनाई थी, आज की सत्ताधारी पार्टियां वो देश की संपत्ति बेच रही हैं। गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। आज 75 साल जब हम मना रहे हैं। जी मीर कश्मीर में, रमन बल्ला जम्मू में, दोनों लीडरान ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस को आगे ले जाने की बात की। लेकिन कांग्रेस का एक हल्का श्रीनगर में भी था। रमन जी मीर जनूबी कश्मीर में तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कांग्रेस महंगाई मार गई के नारे लगा रही थी और बता रही थी कि मुल्क में जो महंगाई है इसने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। गैस महंगा है, पेट्रोल मिलता नहीं है, खाने पीने की अशिया, ये चार शानु चित कर रही है इंसान को, एक घर वाले को। और फिर पिछले 4-5 सालों में सरकार जो बीजेपी की इस वक्त मुल्क में है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती जा रही है, जबकि जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। मातब बताया ये भी जा रहा था कि ये जो हिंदू मुस्लिम इस वक्त चाहे टीवी डिबेट्स हो या सड़कों पे मुल्क में किया जा रहा हो, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा ना किया जा सके, सरकार तो को से पूछा नहीं जा सके कि आखिर ये महंगाई, ये सब कुछ मुल्क में हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। श्रीनगर में कांग्रेस लीडर ने प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया। ये हम आज ऑल इंडिया लेवल पे पदयात्रा हो रही है, हमने भी पदयात्रा की और यहाँ आए आपको ये कहने के लिए कि हम तमाम हिंदुस्तान में आज गैस के कीमतों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, और जो इस वक्त ईडी वगैरह जो काम में लाए हैं बीजेपी सरकार ने, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। चलिए, कांग्रेस ने श्रीनगर में मुजाहिरे किए और आपको नाज़रीन अब उस पहलू पे नज़र गुजारेंगे आपकी जिससे हमें भी कभी कभी कुछ सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों कश्मीर में एसीबी ने कुछ लोगों को पकड़ा, तहसीलदार को पकड़ा, पटवारी को पकड़ा, इंजीनियर को पकड़ा। हमने शाम को बढ़ चढ़ कर खबर बनाई, हमने बताया कि शायद करप्शन के खिलाफ महाज खुल चुका है और अब करप्शन वाले सब जेल के पीछे होंगे। हम शायद किसी ख्वाब गफलत में रहते थे, क्योंकि कल ही शाम गए जब हम दफ्तर से निकले तो हमें पिछले दिनों पकड़े गए एक इंजीनियर से आमना सामना हुआ और गिले शिकवे जब हम उनके सुने बासियत आमने सामने तो हमारा सर भी, हम आँख मिला नहीं सके। तब हमें मालूम हुआ था, अंदाज़ा हुआ था कि करप्शन करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन पकड़ने के बाद
10 दिन भी जेल में नहीं रहा, वापस छूट के आ गया है, जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आ ही जाएगा। तो हमने भी तौबा की है कि आज के बाद करप्शन के खिलाफ खबर होगी, उतनी ही खबर बतानी जितना है, बाकी लोगों को समझाने की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि सरकार 10 दिन से ज़्यादा किसी को भी जेल में नहीं रखती है, 10 दिन के बाद जमानत हो ही जाती है। लेकिन ज़रा एक और पहलू बताते चलें जिस पे हमें अफसोस ज़रूर होगा, लेकिन बता ही दें, और ये है 10,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में कहाँ गए हैं। ये पूछा है सीएजी की रिपोर्ट में। कल ही सोमवार को सीएजी की रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को पिछले सालों के दौरान जो मिले थे उनके बारे में कुछ नहीं बता रही है सरकार, उनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दी गई है। तो ये 10,000 रुपए कहाँ गए? ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, या कहीं पे काम में लगाए गए? अगर लगाए हैं तो उनका लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है। और मार्च 2021 तक, 2019 से 2021 तक जो 10,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को आए हैं वो कहाँ गए हैं ये पता नहीं है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, हम नहीं बता रहे। और आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में आज इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर नवाब नासिर ने सीएजी की इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिलना और उसके बाद सब कुछ होना, इस वक्त 10,000 करोड़ तो खा लिए, लेकिन आगे भी मरकज़ इसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ना मिलने पर मजीद रकूमात जम्मू कश्मीर के लिए वागुजार नहीं करेगा। दो तरफी मार जम्मू कश्मीर की आवाम को पड़ने वाली है, सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा गया है। नवाब नासिर ने भी यही बताया, जरा सुनते हैं नवाब नासिर क्या बता रहे। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चोरियां पकड़ी जाती हैं, हमारे तहसीलदार साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, हमारे इंजीनियर साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए। लेकिन हम यहाँ ये बात करना चाहते हैं कि जैसे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे चोरियां पकड़ते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े डाके भी हैं जिन डाकों को आपको पकड़ना पड़ेगा। लास्ट मंडे एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, और सीएजी की रिपोर्ट ये है कि 10,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं अपने कौम को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई फंड्स आते हैं, वो फंड्स इस्तेमाल होने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजी जाती है। जब सेंट्रल से फंड आते हैं J&K के लिए, वो फंड किस में इस्तेमाल होने चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें लगी होती है। लेकिन अफसोस, यहां पैसा तो आता है किसी नाम पे और इस्तेमाल किसी और नाम पे हो जाता है, और हमारी जरूरतें वहीं की वहीं रह जाती हैं। मैं यह हवाला देना चाहता हूं नवाब नासिर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे 10,000 करोड़ रुपए। और आपको यकीन दिलाए, कश्मीर में अगर रंगे हाथों किसी को पकड़ा जाता है तो 10 दिन के बाद वो जेल से निकल आता है, उसको 10 दिन के बाद वो घर पहुंच जाता है। और फिर जब आपका उससे आमना सामना हो जाता है तो उसके गिले शिकवे आपको कहीं न कहीं आंख नीचे करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जब बताया जाता है कि सनम भाई ऐसा था, हमने ऐसा किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, तो कुछ ना कुछ आंख मिलानी पड़ती है, ये कायनात का असूल है। लेकिन आपको बताएं, एक और आंख मिलाने की बात है। आंख मिला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नहीं, बल्कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लगातार फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स इस टर्न जो है मुजाहरा करते हुए आंख मिला के 28 दिन से सरकार को बता रहे हैं कि सरकार सुनिए जी, आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और वाकई में ये नाइंसाफ़ी से बड़ी और क्या होगी। इनकी एक ही डिमांड है, वो कोई बड़ी नहीं है। जो मेरिटोरियस है, जिसने अपने जो हक जिसको है उसको अगर हक नहीं मिला है तो फिर क्या फ़ायदा है उस सिस्टम का, उस जिस पे भरोसा होता है। और जब सिस्टम की बात करें तो धूप छाँव हर वक्त बारिश पड़ते हुए लगातार 28 दिनों से इनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे, लड़के भी हैं। और ये हम जहाँ जिनके बोर्ड से ही, इनके प्ले कार्ड से ही पता चलता है कि जहाँ सरकार का दावा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्राइम की इस कौम में इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्राइम इनका कहना है। इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद इसी हवाले से हम आपको बड़ी खबर अभी देंगे, लेकिन पहले इनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, हम पिछले 28 दिन से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। एटलीस्ट हर रोज़ हम 100-120 बंदे, 150 बंदे आते ही रहते हैं अल्टरनेट डेज पे। कोई एक दिन आता है, कोई दूसरे दिन आता है। मैक्सिमम 100 कैंडिडेट्स हैं जो कंटिन्यूसली आते हैं। तो धूप में, बारिश में हम यहाँ आते हैं। पिछले 5-6 दिन से इतनी धूप है,
लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इनके अपने बच्चे नहीं हैं? इनको ये समझ नहीं आता है कि ये लड़कियां, ये लड़के पिछले 28 दिन से गटर पे बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। हमारी छोटी सी एक जेन्युइन डिमांड थी कि हमें एश्योरेंस दीजिए कि हमारे लिस्ट के। इनकी एक छोटी सी डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन इनके लिए हम बड़ी खबर बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे इनके लिए जो आला सतही कमेटी तश्कील दी थी इनकी बेज़ाब्तगी की जांच करने के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी दाखिला RK गोयल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD मनोज द्विवेदी, सेक्रेटरी लॉ अचल सेठी शामिल थे। अगले 24 घंटों के दौरान लगभग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। आपको बताते चलें, ये 29 जून की तारीख थी और 29 जून की तारीख को जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के मामले को लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का मामला सामने आया था और उसमें जब इंक्वायरी के मामला हुए थे, CBI को जांच के अहकाम दिए गए थे और CBI ने लगभग 30 मुकामात पर छापे मारे थे। 33 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मामला साफ हो रहा है कि उसमें कहीं न कहीं ऊपर नीचे हुआ है। इसी तरह फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट और JEE सिविल के इम्तहानात में भी सरकार ने जो इल्ज़ामात की इंक्वायरी करने के अहकाम दिए थे उसमें हमें ज़राया ने और बाख़ास ज़राए ने बताया कि आज शाम को या कल सुबह तक वो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे, उस पर फाइनल कट देंगे और उस कट के बाद ही मालूम होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। ये पहलू ज़िंदगी का और इन लोगों के लिए खबर अच्छी कि अगले 24 घंटों के दौरान या यूँ कहें अभी जब हम बुलेटिन ऑन एयर कर रहे होंगे तो उसी दौरान ही उन तक ये खबर पहुँच जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रिपोर्ट आ चुका है और इस रिपोर्ट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगला कदम उठा लिया है। इंतज़ार कीजिएगा उस चीज़ का, लेकिन फ़िलहाल आप कीजिएगा इंतज़ार JK चैनल पे JK स्पेशल देखने का और JK स्पेशल के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम का। फ़िलहाल JK 24/7 से मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।